Our next topic is multiplication theorem of probability. So today we are going to discuss about the multiplication theorem on probability. So in the multiplication theorem on probability, suppose that let A and B two events associated with sample space S, then set A intersection B the event both A and B have occurred. तो बेसिकली इसको हम A इंटरसेक्शन B से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑल्सो रिटर्न एज ए बी. तो सिंपल देखिए, अगर हमारे पास दो इवेंट है ए एंड बी एंड एसोसिएटेड विद सैम्पल स्पेस एस, तो आपके पास जो भी एक सैम्पल स्पेस है उसमें अगर आपके पास दो इवेंट कंसिडर ए एंड बी है, तो उस केस में ए इंटरसेक्शन बी जो है आपके पास, ए इंटरसेक्शन बी मीन्स द इवेंट बोथ ए एंड बी हैव अकर्ड. तो यहाँ पे ए और बी के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है. तो उसके लिए हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की हेल्प लेंगे, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपके पास थी कि ए अपॉन बी, तो वो था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. तो यहाँ से अगर हम ए इंटरसेक्शन बी अगर फाइंड करें आप, तो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा आपके पास वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी. या फिर आप सिंपल देख सकते हैं, सेकंड जो पार्ट है आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, तो बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए. तो यहाँ से आप बहुत ही सिंपल देख सकते हैं कि ये जो केस है हमारे पास, ये केस है कि व्हेन द टू इवेंट आर डिपेंडेंट टू ईच अदर, यानी एक इवेंट अगर हैपेंड होती है तो उस इवेंट के होने से सेकंड इवेंट पे उसका इफेक्ट होगा. तो ये हमारे पास डिपेंडेंट इवेंट है, और डिपेंडेंट इवेंट के केस में ए इंटरसेक्शन बी, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी को आप ऑल्सो रिटर्न एज ए बी इस तरीके से लिख सकते हैं. तो वो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए अकर्ड. तो आप देख सकते हैं, आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, या फिर आप सिंपल ये भी इसका है ए इंटरसेक्शन बी, इसको इस केस में भी क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी अकर्ड. तो सिंपल अगर आप देखें तो ये जो है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है, तो ये जो फॉर्मूला आपका बनता है दिस इज द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी है, और ये केस आपका डिपेंडेंट केस है. आप देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी अकर्ड, तो जब बी की होने से ए पे डिपेंड, ए जो है उसका रिजल्ट बी पे डिपेंड करेगा. तो सिंपल अगर आप यहाँ से देखें तो ये दोनों जो फॉर्मूले हैं वो हमारे पास सेम हैं. तो जब भी आपको ए इंटरसेक्शन बी हमें अगर फाइंड करना हो, तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से अगर हमने यहाँ पे केस लिया था कि विथ ए सैम्पल स्पेस है देन सेट ए इंटरसेक्शन बी द इवेंट बोथ ए एंड बी हैव अकर्ड. और इसके साथ आप ये भी देख सकते हैं कि इफ द थ्री इवेंट आर अकर्ड ए बी एंड सी, तो उस केस में देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फिर आप निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए अकर्ड, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सी व्हेन ए एंड बी अकर्ड, व्हेन ए एंड बी अकर्ड. तो इस तरीके से हम इसको, तो दिस इज द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी आपके पास. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सिंपल ए बी और सी के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी जो है हमारे पास वो हम इस तरीके से फाइंड करेंगे. या फिर आप सिंपल दो इवेंट में अगर आपने देखा तो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा आपका वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सेकेंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन होगा. तो यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए अकर्ड. तो इस तरीके से ये जो आपके पास पार्ट है दिस इज द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी है. तो यहाँ पे जो हमने फाइंड किया है दिस इज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी. नेक्स्ट केस जो हम डिस्कस कर रहे हैं, हमने ये डिस्कस किया ये डिपेंडेंट केस में था. अगर इंडिपेंडेंट केस अगर हमारे पास होगा तो उस केस में देखिए, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट इवेंट क्या है. तो इंडिपेंडेंट इवेंट देखेंगे, हम डिस्कस करेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट. इंडिपेंडेंट इवेंट क्या है, तो इवेंट अकरेंस ऑफ ए इवेंट या प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए इवेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय द अकरेंस ऑफ द सेकंड इवेंट. तो सिंपल है कि इस केस में जो दो इवेंट हमारे पास अकर होने वाली हैं वो एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करती, दोनों इवेंट जो है वो सेपरेट हैं. तो उस केस में आप देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो यहाँ पे हमने डिपेंडेंट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए कंसिडर किया था, तो उस केस में इंडिपेंडेंट इवेंट में आपको उस केस में दोनों जो सेपरेट प्रोबेबिलिटी है उनको हमें मल्टीप्लाई करना है डायरेक्ट. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो इंडिपेंडेंट इवेंट है आपके पास, इंडिपेंडेंट इवेंट का मीनिंग क्या है, तो उसकी एक बार डेफिनेशन को अगर हम रीड करें तो लेट इफ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ वन ऑफ देम इज नॉट अफेक्टेड बाय अकरेंस ऑफ द अदर. तो सिंपल है कि एक इवेंट की होने से दूसरी इवेंट पे कोई फ़र्क नहीं आएगा रिजल्ट में. तो उस केस में आप देख सकते हैं कि दोनों की सेपरेट प्रोबेबिलिटी को हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है. तो इस तरीके से अगर हमारे पास मोर देन
टू भी अगर हमें प्रोबेबिलिटी अक्रेंस करना है तो आप सिंपली उनको क्या करना है कि हमें मल्टीप्लाई कर देना है। बिकॉज इसका रीज़न क्या है कि बिकॉज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन बी। तो सिंपल दो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी के केस में आप देख सकते हैं कि जब मैं प्रॉब्लम को सोल्व करूँगा तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि द इवेंट इज़ डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट। अगर इफ़ आइदर इवेंट इज़ डिपेंडेंट and the second part the event is dependent. If the event is dependent and second part is event is independent, तो आप देखेंगे जो प्रोबेबिलिटी होगी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो डिपेंडेंट की केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन होगा। बट इन द इंडिपेंडेंट केस जो अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी ये जैसे सिंपल आप देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी मीन्स इवेंट ए एंड बी अकर्ड, बोथ इवेंट ए एंड बी हैव अकर्ड। तो उस केस में इसका मतलब है कि दोनों इवेंट का एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो इस तरीके से आप डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट के केस में, तो इट मीन्स अगर हमें सबसे पहले अगर क्वेश्चन को रीड करके मुझे सबसे पहले ये फाइनल करना है कि इवेंट जो हैं, जो सिंपल स्पेस की जो इवेंट्स हैं वो इवेंट क्या आपके पास डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो उसी केस में हमारे पास जो दो डिफरेंट फॉर्मूले हैं इनका यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब कुछ बेसिक फॉर्मूले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ये हमने अपने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, आपने 11th में डिस्कस किए थे कि ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट जो है अगर इसको कंबाइंड करके लिखते हैं तो हम इसको लिखेंगे ए यूनियन बी नॉट, और इस इवेंट को अगर आप लिखेंगे तो इसको आप माइनस करेंगे 1 माइनस ए यूनियन बी। तो सिंपल आप देख सकते हैं कि कहीं पे भी ये केस और आपके पास ये केस, ये सिमिलर केस हैं आपके पास। तो इससे रिलेटेड अगर हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती हो, जैसे ए नॉट बी नॉट का जो इंटरसेक्शन है इसको अगर हम लिख सकते हैं, आप डी मॉर्गन लो या आपने वेन डायग्राम में देखा था कि इस पार्ट को हम ये भी डिनोट कर सकते हैं ए यूनियन बी और उसका इंटरसेक्शन ये, और ये सेम रिजल्ट है आपके पास। और ये नॉट कि तो किसी भी इवेंट की नॉट को अगर 1 में से हम माइनस करेंगे तो ये जो रिजल्ट होगा ये दोनों रिजल्ट आपके पास सेम होंगे। या फिर आप सेकेंड पार्ट करें ए नॉट यूनियन बी नॉट, उस केस में अगर आप देखें तो इसको लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी कंबाइंड करके ऐसे लिख सकते हैं और इसको लिखेंगे 1 माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो इस तरीके से हम ये सेकंड हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसको हमें यूज करना है। एक फॉर्मूला आता है कि पास एटलीस्ट 1 इवेंट हैपेंड, तो इनकी सबके प्रोबेबिलिटी आप कंसिडर कर सकते हैं। इस तरीके से हम इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। अब है आपके पास एटलीस्ट 1 इवेंट हैपेंड, एटलीस्ट 1 इवेंट हैपेंड जो है आपके पास वो आपके पास क्या होगा 1 माइनस नो 1 इवेंट हैपेंड, नो 1 इवेंट हैपेंड। तो ये जो पार्ट है आपका वो दोनों आपके पास सेम होंगे। तो ये तीन जो बेसिक फॉर्मूले आपके पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों फॉर्मूले आपके पास हम बेसिक यूज करते हैं हमारे पास, और इनका जहाँ पे भी हमें ज़रूरत होगी इन फॉर्मूलोज को हम यूज करके अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो अब हम एक्सरसाइज में आते हैं, एक्सरसाइज है 16.1। तो 16.1 में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास 16.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इफ A and B two events such that the probability of A equals to 1/4 and probability of B जो है आपके पास this is 1/2, then probability of A intersection B equals to 1/8, then probability of A intersection not B intersection, ये हमें फाइंड करना है। तो नोट में हमें फाइंड करना है, तो इसकी वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड करनी है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन। आप इस पार्ट को देखिए, अभी हमने इसको डिस्कस किया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, इसको आप क्या राइट कर सकते हैं, इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी नॉट, इसको लिखेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो फर्स्ट हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो ये हमारे पास है जी फॉर्मूला हमने डिस्कस किया फर्स्ट। अब देखिए ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो होगा आपके पास वो वेन डायग्राम से हम देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और ये सारी वैल्यू हमारे पास है। तो ये हो गया 1/4, 1/2 माइनस 1/8। सिंपल देखेंगे एलसीएम जो होगा वो 8 होगा, 4 2 जो 8, 4 माइनस 1, तो ये बन जाएगा 6 माइनस 1/8, तो ये हो जाएगा 5/8। तो ए यूनियन बी जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है वो आपके पास 5/8 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट जो है होगा वो होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो इसको अगर हम माइनस करें 1 माइनस 5/8, तो बेसिक अगर एलसीएम देखें तो 8 माइनस 5, तो आंसर होगा हमारे पास 3/8।
तो सिंपल देख सकते हैं कि एक सिंपल आप एक फॉर्मूला यूज करके इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है आपके पास, सेकंड प्रॉब्लम है हमारे पास, इफ पी ए इक्वल्स टू है 0.4, पी बी जो है आपके पास वो है आपके पास पी, एंड पी ए यूनियन बी जो होगा आपके पास वो है आपके पास 0.6, एंड ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट है हमारे पास। ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, तो उस केस में हमें वैल्यू पी की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें ए यूनियन बी गिवन है, हाँ ए यूनियन बी गिवन है। अब देखिए सिंपल अगर अपन डिस्कस करते हैं, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट है आपके पास, तो उस केस में अगर आप सिंपल देखें तो हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और वो अगर हम सिंपल देखें तो आपके पास क्या बनेगा, तो वो बन जाएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये हमारे पास बेसिक फंडा है यहाँ से। अब देखिए सबसे पहले अगर इस केस में देखें तो ये एक फॉर्मूला है हमारे पास जिसकी हमें हेल्प लेनी है, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि, और इस केस में ए यूनियन बी हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करें ए यूनियन बी, तो वो होगा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से मैं ये फाइंड कर सकता हूँ, तो ये मैंने फाइंड किया, तो ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो है 0.4 प्लस पी पी है पी माइनस ए यूनियन बी है आपके पास 0.6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमने यहाँ से फाइंड किया। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है आपके पास। तो सिंपल इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो यहीं से भी अगर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, देखो यहाँ से भी हम यूनियन से भी वैल्यू पुट कर सकते हैं डायरेक्ट। अगर देखें तो ए यूनियन बी जो है वो मेरे को गिवन है वो 0.6 है आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो 0.4 है, प्रोबेबिलिटी बी जो वो पी है माइनस, देखिए इंडिपेंडेंट इवेंट है तो सिंपल आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी बी, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा मेरे पास 0.6 माइनस 0.4, ये बन जाएगा p माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a जो है आपके पास वो है 0.4 एंड प्रोबेबिलिटी b जो है वो है आपके पास p। तो सिंपल अगर देखें तो ये बन जाएगा 0.2 इक्वल्स टू p कॉमन आ गया तो 1 माइनस 0.4। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो ये बन जाएगा 0.2 इक्वल्स टू p, ये बन जाएगा 0.6। तो p की वैल्यू अगर निकालें तो 0.2 अपॉन 0.6, तो p इक्वल टू आ गया आपका 1/3। तो p जो है उसकी प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ से 1/3 फाइंड, यानी p की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ से फाइंड कर ली। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कि ये मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला क्यों यूज किया, तो आप देख सकते हैं a एंड b जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट है, उस केस में हम दोनों को इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने डायरेक्ट, और ये फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आप देखते हैं, नेक्स्ट है आपके पास इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, पी ए पी बी गिवन है, तो सारी वैल्यूज आप फाइंड कर सकते हैं। फोर्थ जो पार्ट है उसमें भी सारी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं आप, ऐसी कोई वैल्यू जो नहीं आप नहीं फाइंड कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, ए बैग contains 5 white and 7 red and 8 black balls. If 4 balls are drawn one by one without replacement, find the probability of getting all white. Find the probability of getting all white balls. तो ऑल वाइट्स बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हमें ऐसे फाइंड करनी है। तो सिंपल देखिए आप, तो अगर हम देखें तो सिंपल स्पेस को देखिए आप, डायग्राम को अगर देखें, एक बैग कंटेन, एक बैग है हमारे पास, तो बैग कंटेन 5 वाइट 7 रेड and 8 black balls. If 4 ball are drawn one by one, 4 ball हम ड्रॉ करते हैं यहाँ से 1 by 1,
4 बॉल आर ड्रॉन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। तो सिंपल देखिए, विदाउट एक तो होता है रिप्लेसमेंट, एक वर्ड है आपके पास रिप्लेसमेंट, सेकंड है विदाउट रिप्लेसमेंट। मीनिंग समझिए बेटा, रिप्लेसमेंट मीन्स यहाँ पे मेरे पास जो सैम्पल स्पेस है वो आपके पास 20 है, 850 20 है। अगर मैंने रिप्लेस किया तो अगर हर बार जब भी बॉल निकालूंगा तो आपका सैम्पल स्पेस 20 रहेगा। बट इन द केस ऑफ विदाउट रिप्लेसमेंट मीन्स अगर मैंने एक बॉल ड्रॉ किया तो सेकंड बॉल के लिए जो आपके पास सेकंड बॉल के लिए जो सैम्पल स्पेस होगा वो एक कम होगा। सपोज दैट 20 के लिए फर्स्ट बॉल के लिए 20 है तो सेकंड के लिए 19 होगा, थर्ड के लिए 18 होगा। तो इस तरीके से जो आपका विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में हमारे पास वेरी करेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो सैम्पल स्पेस है आपके पास, तो सैम्पल स्पेस 20 है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास सैम्पल स्पेस होगा टोटल वो आप देख सकते हैं 8 7 15 और 20 है हमारे पास। और उस केस में मुझे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल वाइट बॉल्स, यानी मुझे जो फाइंड करना है ऑल वाइट बॉल मीन्स E1 E2, ये इसको मैं जो इवेंट है वो वाइट बॉल यानी W1 W2 इंटरसेक्शन W3 इंटरसेक्शन W4, ये मुझे फाइंड करना है। तो ये अगर मेरे को फाइंड करना है तो इसकी वैल्यू क्या होगी आप देख सकते हैं आप। तो आप देख सकते हैं ये डिपेंडेंट केस है आपके पास, तो डिपेंडेंट होगा तो प्रोबेबिलिटी W1, फिर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 व्हेन W1 अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ W3 व्हेन W1 एंड W2 अकर्ड, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ W4 व्हेन W1 W2 और W3 अकर्ड। ये हमारे पास केस बनता है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ W, इसकी केस क्या होगा मेरे पास, फर्स्ट वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो आप देख सकते हैं 8 7 15 5 20, तो वो मेरे पास बन जाएगा 5/20। तो केस बन गया मेरे पास 5/20। सेकंड केस देखेंगे आप, सेकंड बॉल निकालेंगे, एक बॉल आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं तो 4 बनेगी और सैम्पल स्पेस बनेगा 19, फिर बनेगा 3/18 और 2/16। तो ये हमारे पास रिजल्ट बनता है। तो देखिए 4 4 जा हो गया 16, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, और ये देखिए आपके पास 3 18, 3 6 जा 18, 2 से कट गया ये 2 टाइम। जो रिजल्ट है मेरे पास वो बन जाएगा, यहाँ से हम देख सकते हैं कि रिजल्ट जो है तो वैल्यू है हमारे पास 5/20 इंटू 4/19, 3/18 एंड 2/17। सिंपली कट करेंगे 24 टाइम, 4 से 4 कट हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं 3 से 18 6 टाइम, 2 से कट गया 3 टाइम। तो ये बन जाएगा मेरे पास 1/19 इंटू 7 3 जा 51। इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। 51 को अगर 19 से मल्टीप्लाई करें 9 9 9 5 जा 45, वही हो गया 51, तो 969। तो ये बन जाएगा 1/969। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट होगा। तो सिंपल आप देख सकते हैं कि ए बैक कंटेंट्स जो ये प्रॉब्लम थी हमारे पास, तो यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो डिपेंडेंट इवेंट है। केस जो है वो रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट का जो केस है ये हमें केस हमें देखना है, ये यहाँ पे बहुत वेरी करता है। अगर रिप्लेसमेंट होता है, अगर रिप्लेस्ड, अगर हमने बॉल जो ड्रॉ की अगर अगेन वापस उसको पुट कर देते तो आप देख सकते हो जो सैम्पल स्पेस रहेगा वो सब में आपके पास सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट का मीन्स है कि हमने रिप्लेस नहीं की, तो उस केस में आपको जो सैम्पल स्पेस है हर बार चेंज होगा। तो इन 5 प्रॉब्लम्स को आपको अच्छे से सॉल्व करना है।